सेपियंस इतिहास और जीव विज्ञान। सेपियंस द्वारा गढ़ी कल्पित वास्तविकताओं की विविधता और इनके परिणामों के सुमेल को ही हम संस्कृतियां कहते हैं। एक बार इनके बन जाने पर वे कभी भी बदलना और विकसित होना बंद नहीं करती, और यह कार्यशील परिवर्तन ही हैं जिन्हें हम इतिहास कहते हैं। संज्ञानात्मक क्रांति ही वह बिंदु थी जब इतिहास ने जीव विज्ञान से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। संज्ञानात्मक क्रांति तक सभी मानव प्रजातियों के कार्य जीव विज्ञान के दायरे में ही थे, और इसके बाद से ऐतिहासिक कथाओं ने होमो सेपियंस के विकास को समझाने के हमारे पहले साधन के रूप में जैविक सिद्धांतों की जगह ले ली। ईसाई धर्म या फ्रांसीसी क्रांति के उदय को समझने के लिए जीन, हार्मोन और जीवों की परस्पर क्रिया को समझना काफी नहीं है। विचारों और कल्पनाओं की आपसी क्रिया को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि होमो सेपियंस और मानव संस्कृति जैविक नियमों से मुक्त हो गई थी। हम अभी भी जानवर हैं, और हमारी शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक क्षमताएं अभी भी हमारे डीएनए द्वारा आकार लेती हैं। हमारे समाज निएंडरथल या चिंपांजी समाजों के समान ही छोटे निर्माण खंडों से बने हैं, और जितना अधिक हम इन निर्माण खंडों, संवेदनाओं, भावनाओं और पारिवारिक संबंधों की जांच करते हैं, उतना ही कम अंतर हम अपने और दूसरे वानरों के बीच पाते हैं। हालांकि व्यक्ति या परिवार के स्तर पर अंतर देखना ठीक नहीं है। एक एक करके, यहाँ तक कि 10-10 करके भी हम चिंपांजी से शर्मनाक रूप से काफी मिलते हैं। महत्वपूर्ण अंतर तभी दिखाई देने लगते हैं जब हम 150 सदस्यों की सीमा पार करते हैं, और जब हम 1000-2000 व्यक्तियों तक पहुंचते हैं तो अंतर आश्चर्यजनक होते हैं। यदि आप हजारों चिंपांजी को तियानमेन स्क्वायर, वॉल स्ट्रीट, वेटिकन या संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इकट्ठा करने की कोशिश करें तो परिणाम कोलाहल भरा होगा। इसके विपरीत सेपियंस नियमित रूप से ऐसी जगहों पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। साथ मिलकर वे व्यापार नेटवर्क, सामूहिक उत्सव और राजनीतिक संस्थाओं जैसे व्यवस्थित पैटर्न बनाते हैं जो अकेले कभी नहीं बनाए जा सकते। हमारे और चिंपांजी के बीच असली अंतर वह पौराणिक गोंद है जो बड़ी संख्या में व्यक्तियों, परिवारों और समूहों को एक साथ बांधता है, और इसी गोंद ने ही हमें सारी कायनात का मालिक बना दिया है। बेशक हमें अन्य कौशलों की भी आवश्यकता थी, जैसे कि औजार बनाने और उन्हें उपयोग करने की क्षमता। फिर भी औजार बनाने का तब तक कोई महत्व नहीं था जब तक कि इसे बड़ी गिनती में लोगों के साथ सहयोग करने की क्षमता के साथ न जोड़ा जाता। ऐसा कैसे है कि अब हमारे पास परमाणु वार हेड वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं, जबकि 30,000 साल पहले हमारे पास केवल चकमक भाले वाली छड़ें ही थीं। शारीरिक रूप से पिछले 30,000 वर्षों में हमारे औजार बनाने की क्षमता में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन हाथों से किए जाने वाले कामों में प्राचीन शिकारी संग्राहक की तुलना में बहुत कम निपुण होंगे। प्राचीन चकमक पत्थर वाले भाले का निर्माण एक ही व्यक्ति द्वारा मिनटों में किया जाता था, जो सिर्फ कुछ मित्रों की सलाह और मदद पर निर्भर था। आधुनिक परमाणु हथियार के उत्पादन के लिए दुनिया भर के लाखों अजनबियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। पृथ्वी की गहराई में यूरेनियम का खनन करने वाले श्रमिकों से लेकर भौतिकविदों तक जो परमाणु कणों की परस्पर क्रियाओं का वर्णन करने के लिए लंबे गणितीय इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पाषाण युग के पूर्वजों ने इतिहास के क्षेत्र में कौन से खेल खेले? जहां तक हम जानते हैं, लगभग 30,000 साल पहले स्टैडल लायन मैन की नक्काशी करने वाले लोगों में वही शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं थीं जो आज हमारे पास हैं। सुबह उठने पर वे क्या करते थे? वे नाश्ते और दोपहर के भोजन में क्या खाते थे? उनका समाज कैसा था? क्या उनके पास एकल संबंध और एकल परिवार थे? क्या उनके पास समारोह, नैतिक संहिताएं, खेल प्रतियोगिताएं और धार्मिक अनुष्ठान थे?
क्या वे युद्ध लड़ते थे? अगला अध्याय युगों के पर्दे के पीछे झांकता है। यह जांचता है कि संज्ञानात्मक क्रांति और कृषि क्रांति को अलग करने वाली सहस्राब्दियों में जीवन कैसा था। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।